अब हम लोग देखते हैं मॉडल सेट 2, और मॉडल सेट 2 में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो बोला सतत संसाधन उपयोग का अर्थ समझाए और इसके प्रकारों का वर्णन करें। इससे पहले मॉडल सेट 1 हम लोग देख चुके हैं, अगर कोई नहीं देखे तो इसी चैनल पे आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में। अब सतत संसाधन उपयोग क्या होता है, तो बोलता है कि मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब किसी भी रिसोर्स का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए। बोलता है टाइप्स ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला रिन्यूएबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन है। भाई रिन्यूएबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन मतलब ऐसा काम कीजिए जो रिन्यूएबल हो, जिसको आप फिर से रिन्यू कर सकते हैं, जैसे आपका सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन, ये सब। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, आप जो नॉन रिन्यूएबल है, जिसको आप तुरंत रिन्यू नहीं कर सकते हैं, उसको आप कैसे यूज करेंगे, तो कम यूज करना चाहिए। जैसे तेल कम यूज कीजिए, कोयला कम यूज कीजिए, प्राकृतिक गैस कम यूज कीजिए, क्योंकि ख़त्म होने वाला चीज़ है, और जो ख़त्म नहीं होने वाला चीज़ है उसको आप ज़्यादा यूज कीजिए। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, जो बायोलॉजिकल है, जैसे पशु चक्र है, फसल से बना हुआ चीज़ है, मछली है, पशुधन है, ये सब का क्या इस्तेमाल, तो ये सब का इस्तेमाल मॉडरेट होना चाहिए। वाटर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, पानी का क्या करेंगे, पानी को संरक्षित करना चाहिए, झीलों को बचाना चाहिए, तालाब को बचाना चाहिए, नदी को बचाना चाहिए, ताकि जल भृतों को बचाना चाहिए। समुद्र तो खैर ठीक है, समुद्र का पानी तो अभी पीने लायक नहीं, इन सब को बचाना होगा ताकि वाटर का पानी का जो संकट है, जल संकट, वो कम से कम हो सके। लैंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, अगर ज़मीन आपके पास है उसको कैसे आप यूटिलाइज करोगे ताकि आप कंटिन्यूस सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए आपको ज़मीन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, पावर आपके पास आप कैसे करेंगे। तो भैया बोलता है कि बिजली का उत्पादन कम करो ना, बिजली का यूज कम करो, उस जगह पे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब का इस्तेमाल करो। व्हाट इज़ ह्यूमन राइट्स टू हेल्थ एंड एजुकेशन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड डिजीजेज, संपत्ति और बीमारी से संबंधित स्वास्थ्य और शिक्षा मानवाधिकार क्या है, बताइए। ह्यूमन राइट्स क्या है, अगर हम देखें हेल्थ और एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी व्यक्ति का ह्यूमन राइट क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। ह्यूमन राइट टू हेल्थ, तो हेल्थ में सबसे पहले ह्यूमन राइट टू एजुकेशन, हेल्थ के ऊपर हर व्यक्ति का अधिकार है। बोलता स्वास्थ्य का मानव अधिकार का अर्थ मतलब है कि हर व्यक्ति को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने का अधिकार है। हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए, बढ़िया स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए। और एजुकेशन में भी उसी तरह से हर व्यक्ति को एक अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, बेहतर एजुकेशन सिस्टम मिलना चाहिए। प्रॉपर्टी, हर व्यक्ति को एक उचित संपत्ति भी मिलनी चाहिए जो उसका अधिकार बनता है या जो उसके अधिकार में जुड़ा हुआ है। रिलेशन टू डिजीज, बोलता है कि जितनी भी बीमारी हैं, बीमारी से जो है, बीमारी का अर्थ क्या होता है, यहाँ स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए और बीमारियों से बचाव होना चाहिए। हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि वो होने वाली बीमारियों से अपने आप को बचा सके और एक स्वस्थ शरीर लेकर, स्वस्थ मस्तिष्क लेकर आगे बढ़े। एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ हेल्थ कवरेज इन लो इनकम कंट्रीज, कम आय वाले देशों में स्वास्थ्य कवरेज की चुनौतियों को समझाइए। जैसे भारत जैसा देश कम आय वाला इनकम वाला देश है, तो यहाँ पे क्या समस्या स्वास्थ्य को लेके। तो पहला है कि लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, लोग स्वास्थ्य के प्रति ध्यान क्यों नहीं देता है, पहले से क्यों नहीं टेस्ट उस्ट करा लेता है। दो तरीके के लोग हैं दुनिया में, कुछ देश वाले ऐसे हैं जो पहले से ही हर साल फुल बॉडी टेस्ट कराते हैं और पता करते हैं कोई बीमारी तो नहीं, अगर बीमारी है तो उसको पहले स्टेज में ठीक कर लेते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग को जब दर्द पेट में शुरू होगा तब ये जाके दिखाएंगे, तब पता चला पथरी हो गया है, उससे पहले हम दिखाने नहीं जाते हैं। तो हम लोग को क्यों नहीं ऐसा करने जाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा ही कम है। बोलता है भाई काहे जाएगा, डॉक्टर लूट लेगा पैसा। लैक ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया है हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर का है भी नहीं, तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ नहीं है। शॉर्टेज ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हमारे यहाँ अच्छे अच्छे प्रोफेशनल नहीं जो हेल्थ केयर से रिलेटेड जो है अपने सुविधा सेवाएं दे सके। इन एडिक्वेट हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम, हमारे यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम भी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, ये भी प्रणाली सही काम नहीं कर रही है, लोगों के पास पैसे भी नहीं है। हाई डिजीजेज बर्डन, रोगों का उच्च बोझ है, बहुत सारे लोग अलग अलग बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसके कारण पॉवर्टी एंड सोशल इनइक्वालिटी, गरीबी है मार्केट में, सामाजिक असमानता है, जिसके कारण हर व्यक्ति इस सुविधा का लाभ नहीं ले पाता है। लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस, सार्वजनिक जागरूकता की कमी, हर व्यक्ति जागरूक नहीं है अपने स्वास्थ्य के प्रति। हर व्यक्ति क्या भी अगर देखा जाए तो 90% लोग जागरूक नहीं है अपने स्वास्थ्य के प्रति। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सस्टेनेबल रीजनेबल डेवलपमेंट, एक्सप्लेन इट्स नेसेसिटी। बताइए सस्टेनेबल रीजनेबल मतलब वास्तविक तर्क संगत विकास क्या होता है। तो तर्क संगत मतलब आप विकास कीजिए लेकिन सही। देखिए सतत तर्क संगत विकास का तात्पर्य एक विशिष्ट क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय स्थितियों को इस प्रकार सुधारने की प्रक्रिया से है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है और बिना भविष्य की पीढ़ियों को अपनी
अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना यह स्थानीय संसाधन, संस्कृति और विशिष्ट क्षेत्रीय चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए संतुलित विकास पर केंद्रित करता है। नेसेसिटी ऑफ सस्टेनेबल रीजनल डेवलपमेंट बोलता है कि सतत तर्क संगत विकास के लिए क्या क्या हो सकता है। तो पहला है रिसोर्स कंजर्वेटिज्म, संसाधन संरक्षण। सबसे पहले जो भी संसाधन है उसको संरक्षित कीजिए, सुरक्षित कीजिए। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास करना होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है आपको उसके साथ आर्थिक विकास करना होगा। सोशल इक्वालिटी, सामाजिक समानता लानी होगी। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, पर्यावरण को सुरक्षित रखना होगा। कल्चरल प्रिजर्वेशन, कल्चरल प्रिजर्वेशन का मतलब होता है सांस्कृतिक संरक्षण करना होगा। इसको प्रिजर्व करना बोलते हैं, संरक्षित करना, सुरक्षित करना। व्हाट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट रिलेटेड विथ एजुकेशन एंड हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित समावेशी विकास का मतलब है कि केवल एक क्षेत्र में विकास नहीं, हर सेक्टर में डेवलपमेंट कीजिए। अब एक क्षेत्र में विकास कर लीजिएगा, बाकी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ तो वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं होगा। हर सेक्टर में, मतलब जीवन के हर पार्ट में अगर आप डेवलप करते हो तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा। जैसे हम लोगों के यहाँ क्या होता है, हम लोगों का कोई लंबा देखिएगा, बहुत लंबा बन गया, बहुत लंबा शरीर से हो गया, एकदम फिट लग रहा है देखने में, लेकिन बुद्धि डेवलप नहीं कर पाया, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो जिसको बोलते हैं सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण मतलब सभी अंगों का विकास होगा, वही समावेशी विकास होता है। समावेशी मतलब सभी। समावेशी विकास एक अवधारणा है जो इस बात पर जोर देती है कि सभी व्यक्तियों को उसके पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना विकास प्रक्रिया में समान अवसर मिलना चाहिए। भैया वो बैकग्राउंड क्या है, एसटी है, एससी है, जनरल कैटेगरी, कोई कैटेगरी हो, गरीब है, अमीर है, कौन सा जाति का, कहाँ रहता है, कौन सा देश का, कुछ भी सोचे बगैर सबको एक जैसी सुविधा देना कि वो विकास कर सके, उसी को हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट। अब शिक्षा में देखिए, भारत में शिक्षा में इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, क्योंकि यहाँ कभी नहीं बोला जाता है कि कौन पढ़ेगा कौन नहीं। भारत के हर बच्चे पढ़ सकते हैं। RTI आ गया, RTE आया, राइट टू एजुकेशन आ गया, कि भैया हर बच्चे को, चाहे वो गरीब है, अमीर है, चाहे वो ST SC का है, चाहे OBC का है, चाहे जनरल कैटेगरी का है, हर बच्चे को शिक्षा लेना होगा। 14 साल से कम उम्र के हर बच्चे को शिक्षा लेना जो है, शिक्षा फ्री है, फ्री एजुकेशन मिलेगा। अगर वो पढ़ा पा रहे हैं उसके पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल में तो अलग बात है, लेकिन फ्री एजुकेशन मिलेगा 14 साल तक के बच्चों को। ना जाति पूछा जाएगा, ना धर्म पूछा जाएगा, ना कास्ट पूछा जा रहा है, ना क्षेत्र पूछा जा रहा है, कुछ नहीं। हर व्यक्ति को अधिकार, इसी को बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन में किसी को चुन चुन के डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सबका एक साथ हो रहा है। उसी तरह से हेल्थ के ऊपर भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। आप सदर अस्पताल बनाया गया, वहाँ नहीं पूछा जाता है कि आप कौन से जाति, कौन से धर्म से हैं, सबको बराबर मौका मिला है। आप अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखिए, स्वास्थ्य सुविधाओं का फ़ायदा उठाइए। गरीब हो या अमीर हो, हर व्यक्ति को बराबर मौका मिला है कि स्वास्थ्य सुविधा का फ़ायदा वो ले सकता है। नीड फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, क्या ज़रूरत है? तो भैया ज़रूरत है, क्योंकि जो गरे दबे कुचड़े लोग हैं, जो कम पैसे वाले लोग हैं, उनको ही एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर इंक्लूसिव डेवलपमेंट का ज़रूरत है। उनको उस विकास के साथ जोड़ने का ज़रूरत है, नहीं तो वो पीछे रह जाएगा। जब हम उसको नहीं जोड़ पाएंगे तो वो हमेशा पीछे रहेगा। इसलिए बोलता है कि नहीं, डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में, वैसे लोगों के लिए जो गरीब हैं, जिनके पास पैसों की तकलीफ है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज, हाउ इट अफेक्ट्स टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लाइमेट चेंज क्या? तो क्लाइमेट चेंज, ध्यान रखिएगा, 20 से 30 सालों में अगर मौसम में बड़ा परिवर्तन हो रहा है, 20 से 30 साल के गैप में मौसम में बड़ा परिवर्तन हो रहा है, तो उसी को हम लोग जलवायु परिवर्तन बोलते हैं। मौसम 4-4 महीने में बदलता रहता है, मौसम 4-4 महीने में बदलता रहता है, लेकिन जलवायु जो है, क्लाइमेट जो है ना, वो 20 से 30 सालों के बाद बदलता है। तो लंबे समय के बाद, देखिए लिखा है दीर्घकालीन परिवर्तन है, दीर्घकालिक परिवर्तन है, लॉन्ग टर्म, लगातार बहुत लंबे समय तक अगर मौसम में चेंजेज आ रहा है और अचानक आपका मौसम पूरा बदल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। ठीक है, मौसम ध्यान रखिएगा, मौसम जो है हमारे यहाँ ऋतुएं 6 है, मौसम 3 है, ठंडा गर्मी बरसात, ये चलता रह रहा है। लेकिन बहुत समय के बाद अगर हमारा पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरा मौसम ही बदल जा रहा है, तो उसको हम लोग क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। हाउ क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज जो है कैसे अफेक्ट करता है? तो भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्लाइमेट चेंज, आर्थिक प्रभाव उसका बहुत खतरनाक है, नुकसान दे रहा है बार बार। यानी दुनिया कुछ सोच रही है और ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट कुछ और पड़ रहा है। सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता होता है, क्योंकि जिस सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का असर पड़ता है गरीब आदमी पर, और वो कमज़ोर हो जाता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय ह्रास हो रहा है,
ठीक है, बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो रही है क्योंकि सही से पता चला पर्यावरण सुरक्षित नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा जहरीला धुआं और ये बाकी चीज़ों को छोड़ दिया जा रहा है, जिससे गरीब आदमी सबसे ज़्यादा परेशान है। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, अगर हम बात करें कि क्या पर्यावरण में चेंजेज आ रहे हैं, तो ये अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसका सीधा इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर पड़ रहा है। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे बहुत सारी बीमारियां हो रही है, जैसे डेंगू, मलेरिया, ये सब बहुत सारा बीमारी होता है। डिस्प्लेसमेंट एंड माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लोग पलायन कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ जिस जगह पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा है वहाँ रहने लोग योग्य नहीं है, तो लोग भाग रहे हैं छोड़ छोड़ के। जहाँ टेम्परेचर कम हो जा रहा है वहाँ से भी लोग भाग रहे हैं। एक्सप्लेन द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन को समझाइए। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, ये स्वीडन में 1972 में ये सम्मेलन हुआ था, और ये सम्मेलन हुआ था पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, कि हम कैसे पर्यावरण को बचाएंगे। और इस सम्मेलन को मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी कहा जाता है। ये 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। यह पर्यावरण पर केंद्रित पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। यह पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति वैश्विक जागरूकता की शुरुआत थी। इस सम्मेलन में 113 देशों के प्रतिनिधियों ने, साथ ही में गैर सरकारी संगठन यानी बहुत सारे एनजीओ ने भाग लिया था, और यह चर्चा की कि मानव गतिविधियां पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती है और प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन के लिए समाधान खोजने के उपायों पर विचार किया गया था। बोलता है कि इसका क्या था, ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था स्टॉकहोम में, इसका क्या परिणाम आया था। तो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन बना था उस समय में, और सारे देश उस पर साइन किए थे कि हम भाई पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करेंगे, सुरक्षा के लिए काम करेंगे, पर्यावरण को बचाने के लिए काम करेंगे। और क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन में इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंदर इसको जोड़ दिया गया कि ये यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम हो जाए, पूरे विश्व में इसको लागू करना है। ग्लोबल अवेयरनेस हुआ, पूरे दुनिया के लोग उसको जानने लगे कि भाई क्या चीज़ है ये क्लाइमेट चेंज, तो लोग अब समझने लगे कि बहुत बड़ा मुद्दा है क्लाइमेट चेंज, तो दुनिया के सामने एक अवेयरनेस बढ़ा। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज, हर देश की अपनी सरकार की अपनी नीति बन गई कि भैया हमको ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर पॉलिसी बनानी होगी। सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या हुआ, तो इस कॉन्फ्रेंस के होने के बाद दुनिया एकजुट हुई, और दुनिया को लगा कि हम लोग बहुत कुछ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है, ग्लोबल मुद्दा है क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा। एक और समिट हुआ था, व्हाट इज अर्थ समिट एंड पेरिस एग्रीमेंट रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में 2 समिट हुआ था, एक अर्थ समिट हुआ था। बोलता है द अर्थ समिट ऑफिशियली नोन एज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी अर्थ समिट का पूरा नाम जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट था, जिसको अर्थ समिट बोला गया था। और ये 1992 में रियो में हुआ था। ठीक है, रियो जो ब्राज़ील में है वहाँ पे हुआ था। अब पेरिस समिट कहाँ हुआ था, तो पेरिस हुआ था, नाम ही है पेरिस, तो पेरिस में हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट कितना 2015 में हुआ। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है पेरिस में हुआ था, और पेरिस सम्मेलन वहाँ पे हुआ था। यहाँ पे वही चीज़ चर्चा कि देखिए दुनिया में क्या हो रहा था, औद्योगिक स्तर से पहले तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस कम था, और अभी 1.5 डिग्री मतलब 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना है। मतलब बहुत सारे तय किए गए एजेंडा कि हमको 2 डिग्री जो सेल्सियस बढ़ गया है टेम्परेचर पूरी दुनिया में, उसको हमको कम करके और लाना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। यानी 0.5 डिग्री सेल्सियस भी अगर हम दुनिया का टेम्परेचर कम करने में कामयाब हो गए, तो हमारी जो ये जो पोल्यूशन है, पर्यावरण है, वो सुरक्षित रहेगी, संरक्षित रहेगी। अर्थ समिट एंड पेरिस समिट में क्या क्या हुआ था, तो यहाँ पहला ग्लोबल कमिटमेंट, पूरी दुनिया के लोग एक साथ एक मंच पर खड़ा होकर कमिटमेंट किया था कि हम लोग अब पर्यावरण के सुरक्षा के प्रति, पर्यावरण के संरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे। फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दुनिया का हर देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने लगा, तब करने लगा था। उससे पहले तो पूरा एकदम विकास के चक्कर में फाड़ दे रहा था। एक्शनेबल प्लान एंड गोल, तब सरकार ने या दुनिया के सारे देशों ने एक्शनेबल प्लान बनाया कि ऐसा प्लान बनाओ कि उसके ऊपर एक्शन भी हो सके, उसको लागू भी कर सके, और लक्ष्य तय किया गया कि हमको 3 सालों 4 सालों के अंदर ये सुविधाएं, ये काम कर देना है। फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिया गया, बहुत सारे देशों को पैसा दिया गया, बहुत सारे देशों को टेक्नोलॉजी दिया गया, जहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा हो रहा है या क्लाइमेट चेंज ज़्यादा हो रहा है, उन लोगों को सपोर्ट दिया गया। हाउ नीति आयोग हेल्प इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नीति आयोग सतत विकास में कैसे मदद करता है, तो नीति आयोग का काम ही है सतत विकास करना, कि भैया बिना फ्यूचर के किसी भी, मतलब बिना पर्यावरण के किसी भी चीज़ को नुकसान पहुंचाए बगैर आप अपने आप को डेवलप करेंगे। तो नीति आयोग क्या है, तो याद रखिएगा, ये 2015 में बना है, 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बना। इससे पहले
योजना आयोग चलता था, प्लानिंग कमीशन को बदल के 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बनाया गया। तो नीति आयोग का काम क्या है? नीति आयोग थिंक टैंक है, सोचने का काम करता है, और उसका अपना तो बोल रहा है कि क्या भूमिका है, तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन। नीति आयोग जो है पॉलिसी बनाता है कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज से अपने आप को बचा सकते हैं, देश को बचा सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तय करता है कि भैया ये लक्ष्य हमारा कि हमको 2 सालों के अंदर अपने जो टेम्परेचर हमारे यहाँ बढ़ गया उसको कम करना है, 2 सालों के अंदर हमको इतने पेड़ लगाने हैं, 2 सालों के अंदर हमको ये सारी काम करना है। स्टेट लेवल सपोर्ट, हर राज्य स्तर पर ये सपोर्ट मांगता है कि राज्य सरकार को भी बोलता है कि अगर आपको अपना विकास चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में अगर आप क्लाइमेट चेंज से बचना चाहते हो तो आप भी हमारे साथ आइए और हम लोग मिलकर क्लाइमेट चेंज जैसी बीमारी से एक साथ लड़ेंगे। प्रमोशन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी लेकर आ गया, जहाँ पे एकदम ग्रीन टेक्नोलॉजी का मतलब हर चीज़ वहाँ पेपरलेस। जैसे अभी बैंक क्या किया, पेपरलेस काम कर दिया। पेपर नहीं, तो पेपर अगर नहीं यूज होगा तो पेड़ नहीं कटेंगे, बांस नहीं कटेगा। तो ऐसे बहुत सारा काम करना जहाँ पे टेक्नोलॉजी को यूज करके हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर रिसोर्स इफ़िशेंसी, बोलता है हम लोगों का पूरे देश के अंदर ये बनाया स्ट्रेटजी कि कैसे हम अपने रिसोर्स और इफ़िशेंसी को बचा सकें, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाया। डेटा एंड रिसर्च सपोर्ट लेकर आया, डेटा बहुत सारा लेकर आया, रिसर्च सपोर्ट लेकर आया, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को, अपने आसपास के वातावरण को बचा सके सतत विकास के तहत। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास से संबंधित राष्ट्रीय पर्यावरण नीति क्या है? भारत सरकार ने राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में अडॉप्ट किया था। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में अडॉप्ट किया था, ये नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी के अंदर है। इसका लक्ष्य होता है, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी का लक्ष्य है एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण को बढ़ावा देना। हाशिए पर रहने मतलब जो बैकवर्ड एकदम सोसाइटी के लोग हैं उनको उनके अधिकारों के लिए जागरूक करना, उनकी रक्षा करना, और पर्यावरण के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अगर हमारी टेक्नोलॉजी कोई काम करती है तो हम उसके लिए काम करते हैं। की प्रिंसिपल ऑफ द नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी क्या है और उसकी की प्रिंसिपल क्या है? तो पहला है इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न, पर्यावरण से संबंधित चिंताओं का समावेशन करना। सस्टेनेबल रिसोर्स यूज, सतत संसाधन का उपयोग करना। पोल्यूशन कंट्रोल करना, प्रदूषण को नियंत्रित करना। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन करना, जैव विविधता का संरक्षण करना। पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन, सार्वजनिक जागरूकता और भागीदारी बनाना। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडप्टेशन, जलवायु परिवर्तन का शमन करना, खत्म करना और उसका अनुकूलन करना। नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसीज कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति कैसे सतत विकास में योगदान करती है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति जो है वो बैलेंसिंग करती है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। प्रोमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास को बढ़ावा देती है। बोलता है स्ट्रेंगिंग गवर्नमेंट गवर्नेंस, शासन को और मजबूत करती है, स्ट्रेंथ करती है। इनकैरेजिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, सतत प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी प्रथाएं लाई जाए जो पुराने ज़माने से चलते रही, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। और एड्रेसिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेज, वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों को एड्रेस करती है, भाई ये समस्या आने वाले समय में हमारे साथ आने वाली है। तो इन सब सारे समस्याओं को वो ढूंढती है, ठीक करने का प्रयास करती है। तो ये हम लोगों का मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट का।